दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन करते हैं। यानी कि जितना जैसे कि कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, लोग बेचते हैं लोग, या विनिमय जितना कुछ होता है, या छोटा स्तर पे या बड़ा स्तर पे, तो वो सभी को हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं लोग। तो ये याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र के फादर मतलब कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, द वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ से जाके अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बारे में अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीका से जानकारी मिलता है और स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा। तो ये हम लोग समझ लिए लोग कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो अब छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा स्तर पे जो सामान हम लोग बेचते हैं लोग, खरीदते हैं लोग, तो उसी के अध्ययन को अर्थशास्त्र बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं। तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं। एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दूसरा का समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी इसे बोला जाता है। ये माइक्रो इकोनॉमी है, ये मैक्रो इकोनॉमी है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। समष्टि मतलब क्या होता है कि बड़ा, व्यष्टि मतलब छोटा। तो ये देखिए इसके बारे में अच्छा तरीका से देखिए। व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था होता है वह यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोग, एक फर्म, एक परिवार के व्यवहार, उसके अध्ययन को यानी कि उसके अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई परिवार है तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जी बेच रहा है। तो सब्जी बेच रहा है तो ये कैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। सब्जी बेच रहा है तो यहाँ का मुद्रा और वस्तु का आदान प्रदान विनिमय तो कर ही रहा है, लेकिन ये छोटा स्तर पे कर रहा है। तो ये देखिए कि ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी में आ जाएगा। और वहीं पे देखिएगा कि कोई ठेला पे मिठाई बेच रहा है, या कोई होटल में मिठाई बेच रहा है, तो ये सब छोटा अर्थव्यवस्था है। या कोई जो किसान है वो कृषि कर रहा है, तो वो भी छोटा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था में रखेंगे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। अब थोड़ा सा हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो इसे मैक्रो, ये थोड़ा-सा देख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमी से बोला जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे मुद्दों का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, जीडीपी हो गया, बेरोज़गारी हो गया, महँगाई हो गया, आर्थिक विकास हो गया। तो ये सब देख रहे हैं कि बहुत बड़े बजट पे हो रहा है, या इसके अंतर्गत बजट भी आ जाएगा, या ब्लू चिप जो स्टॉक होता है वो आ जाएगा। जैसे गूगल है, तो गूगल का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो समष्टि में आएगा। किसी देश का जीडीपी किस में आ जाएगा, समष्टि में आ जाएगा। तो यानी कि बड़ा स्तर पे जब हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं या जानकारी या उसके विनिमय पद्धति के देखते हैं, तो ये जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सब जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, चाहे रिलायंस कंपनी के बारे में, तो ये सब आपका समष्टि में आ जाएगा। किसी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, बेरोज़गारी पे बात करेंगे, तो बेरोज़गारी में देखिए कि लाखों करोड़ों व्यक्ति आते हैं, तो लाखों करोड़ों व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे लोग, तो ये सब आपका अर्थव्यवस्था सॉरी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बजट भी इसमें आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा-सा दोनों में याद रखिएगा। ये व्यक्तिगत इकाई है, यानी कि छोटे स्तर पे होता है, और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखा जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमिक्स नहीं, या इकोनॉमी का बात हो रहा है, तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो किसी देश या क्षेत्र की वह आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत देखिए कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय मतलब व्यापार करना होता है, और उपभोग किया जाता हो, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या हो गया कि जब जैसे हम लोग कार्य कोई कर रहे हैं, तो कोई विनिमय यानी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। जहाँ पे मुद्रा का बात हो, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि कितने प्रकार हैं अर्थव्यवस्था की, तो 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन-कौन हैं? तो ये एक याद रखिएगा, पूँजीवादी,
अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि इसमें कौन-कौन आ जाएगा। तो 3 आपका आ जाएगा पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग देखें तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था उसे बोला जाता है जो निजी स्वामित्व और बाज़ार की ताकतों माँग आपूर्ति के आधार पे आधारित होता है। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे एप्पल कंपनी है या गूगल कंपनी है, तो ये क्या करता है लोग कि सरकार को टैक्स तो देता है लोग, लेकिन इसका जितना नियम कानून होगा, ये खुद ही तैयार करता है लोग। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग किसमें रखेंगे लोग? तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग आपका पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को ही निजी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई कंपनी का जो मालिक है, वो कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, सिंगापुर का है, स्विट्ज़रलैंड का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूनाइटेड किंगडम का है, लगभग यूरोपीय या कहें कि लगभग जितने विकसित देश हैं, उन सभी का ये अर्थव्यवस्था पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है लोग। वहीं पे अगर देखा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर सरकार या सामाजिक स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, सरकार और सामाजिक स्वामित्व। तो इसको थोड़ा-सा आगे अच्छा तरीक़ा से पढ़ा जाएगा इसके बाद वाला पेज में। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार या सामाजिक स्वामित्व का होता है और नियंत्रण देखिए कि आर्थिक गतिविधियों का सरकार द्वारा नियंत्रित और नियोजित किया जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था आपका चीन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा रूस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो ये और भी अच्छी तरीक़े से समझा जाएगा इसके बाद वाला पेज में। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए कि जहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था कि जहाँ पे निजी और साथ में सरकारी, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप और निजी भी हो, दोनों मिल के काम करता हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ऐसी अर्थ प्रणाली जिसमें निजी क्षेत्र यानी पूँजीवादी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि समाजवादी सरकार दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं। थोड़ा-सा आप समझिएगा कि जैसे कि भारत में देखेंगे कि जो शिक्षा है, तो ये शिक्षा जो है ये तो सरकारी स्कूल होता है, हालाँकि प्राइवेट स्कूल भी होता है। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल भी होता है, जिसको मन करे सरकारी स्कूल में जाके पढ़ सकता है, जिसको मन करे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ सकता है। तो प्राइवेट जो स्कूल होगा, उसका जो नियम कानून देख-रेख जो होगा, वो जो उसका मालिक होगा वो बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलायंस है, रिलायंस कोई स्कूल खोला, तो उसके जो नियम कानून होगा तो रिलायंस वो जो है वो बनाएगा। यानी मुकेश अंबानी के जो नियुक्ति करेंगे उनके द्वारा। लेकिन वहीं पे सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में जितना फंड आता है, पैसा या जो भी उसमें नियम कानून रहता है, तो सरकार के द्वारा वो लागू किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकारी भी है और आपका निजी अर्थव्यवस्था भी दोनों काम कर रहा है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आपका देखिए कि रोड हो गया और शिक्षा हो गया, ये सब जो अर्थव्यवस्था है, ये सरकार के द्वारा उसमें पूँजी लगाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, रेलवे हो गया और साथ में देखिए कि आपका रिलायंस जो कंपनी है, रिटेलर के संबंधित हो गया या बड़ा-बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो वो सब वो करता है लोग, तो सरकार और निजी कंपनी दोनों कर रहा है, तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था आपका भारत हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं लोग। तो देखिए राज्य अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 भागों में इसे बाँटा जा सकता है। एक आपका हो जाएगा साम्यवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था और एक आपका हो जाएगा समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यही 2 नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसा होता है कि कोई भी देश के अंतर्गत जितना कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, रेल हो या जो भी आर्थिक से संबंधित हो, वो सभी सरकार निर्णय लेता है। यानी कि सरकार का एकाधिकार होता है, इसमें किसी का अधिकार नहीं होता है और सरकार ही इस पे नियम कानून बनाता है और वैसे ही जैसे जो वहाँ के व्यक्ति हैं लोग, तो सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं लोग। ये आपका 1985 से पहले
ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पे देखने को मिल रहा था? तो ये आपको चीन में देखने को मिल रहा था। लेकिन चीन भी धीरे-धीरे देखिएगा कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है। हालाँकि अभी भी देखिएगा कि जो बड़ा-बड़ा कंपनी है या बड़ा-बड़ा जो एसेट है, वो सरकार के अंतर्गत ही काम करता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इसमें समाज के जितने व्यक्ति हैं, कोई भी कोई भी मतलब कि जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, तो उस पे जितने व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे एक देश में आपका 1 करोड़ व्यक्ति हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि स्कूल हो गया या जितना प्रॉपर्टी हो गया उस क्षेत्र के अंतर्गत, तो 1 करोड़ व्यक्ति में बराबर-बराबर बाँटा जाएगा। तो एक-एक हिस्सा जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं और पूरे यहाँ पे मान लीजिए कि 10 करोड़ का इकोनॉमी है या 10 करोड़ का कोई रोड बनाया गया, तो उसमें 10 व्यक्तियों में बराबर-बराबर बाँटा जाएगा। यानी कि जितने व्यक्ति हैं, सभी चीज़ में बराबर हिस्सा होगा। ये आपका लाया गया था, देखिए कि रूस में ये लाया गया था। इसे मार्क्सवादी भी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो ये मार्क्स के द्वारा लाया गया था। मार्क्स का नाम आप सुने हुए होंगे, तो उसके द्वारा लाया गया था और इसमें देखिएगा कि गरीबी और अमीरी का जो बीच का ये है, उसे समान करने के लिए लाया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे कि समाजवादी और साम्यवादी में क्या अंतर है। साम्यवादी यानी कि सरकार का पूर्ण उस पे हस्तक्षेप होगा और साम्यवादी मतलब कि जितना उसके नागरिक होंगे, सभी का मतलब बराबर-बराबर हिस्सेदारी होगा। जैसे कि एक और हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं और सभी के पास 1 एकड़ ज़मीन है। तो अब 5 व्यक्ति हैं तो 5 एकड़ ज़मीन होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया रसिया के द्वारा कि सभी का खेती जो कृषि होगा, सभी का एक ही साथ कृषि किया जाता था, यानी कि पाँचों एकड़ में। अब 5 एकड़ में जितना प्रॉफ़िट हुआ, यानी कि मान लीजिए कि 10,000 हुआ, तो अब 10,000 को इसमें बराबर-बराबर बाँट दिया जाता था। तो ये आपका समाजवादी के तहत आ जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्र का बात किया जाए तो इसे 5 क्षेत्रों में बाँटा गया है। इसमें आप देखिए कि प्रथम क्षेत्र आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। पाँचों क्षेत्र के बारे में एक-एक करके देखा जाए, तो देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र, इसे प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधन का उपयोग उत्पादन कार्य किया जाता है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक जैसे कि आपका कृषि हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी खनन, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन ही है। तो इस पे देखिए कि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और देखिए कि जीडीपी में इसका 17% का योगदान रहता है और लेकिन यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा रोज़गार प्राथमिक क्षेत्र ही देता है, लेकिन इसमें मुद्रा बहुत कम होता है, यानी कि ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो संचलन है बहुत कम होता है, 17% ही जीडीपी का होता है और लेकिन रोज़गार सबसे ज़्यादा देता है और व्यक्ति इसमें कार्यशील बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कृषि को ले लीजिए, तो कृषि में देखिए कि सालों भर खेती करने के बाद वो जितना कमाता है, लोग कंपनी में कोई काम कर रहा है, उससे ज़्यादा कमा लेता है लोग। तो इसे देखिएगा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्यों रखा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें कृषि का क्षेत्र ही आता है, तो ये याद रखिएगा। और श्रम बल का बात किया जाए तो इसमें 51% कुल जितने भारत में व्यक्ति हैं, उनमें 51% व्यक्ति जो है निर्भर है किस पे? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र एक और याद करने का आसान तरीका है कि जो ज़मीन से यानी कि भूमि से जो संबंधित अर्थव्यवस्था होता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी खनन उद्योग हो गया, तो ये आसानी से याद रहेगा। एक चीज़ याद रखिए कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि कृषि ना हो, तो व्यक्ति कोई जी नहीं पाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे इसमें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र देख लिया जाए। तो देखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र उसे बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र को, यानी कि जो निर्माण कर रहा है, जैसे कि इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र को ही बोला जाता है। इसमें जीडीपी का देखिए कि 29% योगदान होता है और श्रम बल का 22% इसमें काम करता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन से नई वस्तु को बनाना ही
विनिर्माण बोला जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कि जैसे देखिए गेहूँ जो है, तो गेहूँ कहाँ से आता है? तो गेहूँ कृषि से आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और उसी को ब्रेड बना दें, पाव रोटी बना दें, उससे कोई चीज़ बना दिया जाए, तो ये क्या हो गया कि विनिर्माण किया गया, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ गया। गन्ना है, गन्ना ये कृषि में आ जाएगा। और गन्ना से जो चीनी निकल रहा है, तो चीनी ये किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। कपास जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और कपास से कपड़ा जो बना, ये विनिर्माण के अंतर्गत आ गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। वैसे ही देखिएगा कि लोहे से स्टील बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। निर्माण देखिए कि सड़क, भवन, विद्युत, जल, गैस, घर, ये सब जितना निर्माण हो रहा है, ये सभी यानी कि निर्माण करना ही ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बाँट के पूछता है। तृतीय क्षेत्र देखिएगा कि इसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। अब एक चीज़ समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तु है, उसे बना दिया गया ब्रेड, लेकिन ब्रेड को भी सर्व करने के लिए आपके पास एक दुकान होना चाहिए, होटल होना चाहिए। तो होटल और दुकान आप खोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो ये तीसरा जो होता है, इन दोनों का उपयोग करता है, तो उसी को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मिलाकर सेवा क्षेत्र बनता है, यानी कि उन्हीं दोनों का उपयोग किया जाता है तब। इसमें देखिएगा कि आपका जीडीपी का 54% योगदान होता है। तो देखिए कि मेहनत करने वाले, फिर बनाने वाले और बेचने वाला सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहा है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा आपका जीडीपी इससे आता है, तृतीय क्षेत्र से। श्रम बल देखिए कि इसमें 27% श्रम बल काम कर रहा है। और इसमें देखिएगा कि परिवहन, जैसे कि आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा दे रहा है। दिमाग में रखिएगा कि सेवा देने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, तो इसमें आप जितना देख रहे हैं, ये सब तो सेवा ही कर रहा है लोग। पर्यटन हो गया, मनोरंजन हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, होटल हो गया, ये सब आपका सेवा कर रहा है लोग। तो ये किस में आ जाएगा लोग? तो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा लोग। और इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो ये 3 क्षेत्र तो देख लिए लोग, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है। यानी कि एक आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद ज़मीन से यानी कि उसका निर्माण करना, उपयोग करना। अब उससे कुछ बनाना है, विनिर्माण करना है, तो निर्माण कर दिए। और निर्माण के बाद अब कोई चीज़ बन गया है, तो उसको बेचा जाना है, तो बेचने का मतलब क्या हो गया कि सेवा क्षेत्र, तो उसे सेवा करना है। तो ये 3 क्षेत्र आप याद रखिएगा। 1-2 बार इसे पढ़िएगा, समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा उपयोग आपका तृतीय क्षेत्र का होता है। और सेकंड नंबर पे आपका द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका कृषि आ जाएगा। लेकिन श्रम बल का बात करेंगे, तो प्रथम क्षेत्र सबसे ज़्यादा श्रम बल इसमें उपयोग करता है या रोज़गार देता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र। तो ये क्रमशः याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे कि कॉलर जॉब, यानी कि जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, तो उसे कॉलर जॉब बोला जाता है। और इकोनॉमी के क्षेत्र में उसे कलर दे दिया जाता है। यानी कि एक आपका सिंबॉलिक कलर दिया जाता है, ताकि पढ़ने में, जानने में आसानी हो। तो देखिए कि ब्लैक कलर जॉब उसे बोला जाता है, जो अधिक मेहनत वाला काम होता है, या उसमें देखिए कि कुशलता कम होता है और श्रम की ज़्यादा होता है। इसमें जैसे कि लेबर जो होंगे, तो लेबर जो व्यक्ति हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई उनके पास स्किल नहीं है, तो वो लेबर कर रहे हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में जो मिट्टी ढो रहा है, सीमेंट ढो रहा है, तो वो सब क्या आ जाएगा? लेबर में आ जाएगा। तेल उद्योग में भी काम करते हैं लोग, तो ये आपका ब्लैक कलर जॉब हो जाएगा। तो ब्लैक कलर जॉब मतलब क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति स्किल नहीं है और मेहनत वाला काम कर रहा है। रेड कलर जॉब देखिएगा कि इसमें अधिक मेहनत काम करने वाला ये प्राइमरी सेक्टर होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि रेड कलर में आपका लेबर, ये सब जो अधिक मेहनत कर रहा है या उससे भी ज़्यादा मेहनत, तो ये आपको आ जाएगा। ब्लू कलर जेब में मासिक वेतन नहीं होता है, इसमें घंटों पर काम किया जाता है। तो देखिए कि कोई-कोई ऐसा काम होता है कि 7 घंटा, 4 घंटा ऐसे काम किया जाता है, तो उसे ब्लू कलर जॉब बोला जाता है। और ये अच्छा खासा पैसा इसमें आता है। व्हाइट कलर अगर जॉब का बात किया जाए, तो इसमें शारीरिक कार्य नहीं, इसमें कुशल व्यक्ति, जो स्किल पर्सन व्यक्ति है, जो इसके पास स्किल है, वो व्यक्ति इसमें आ जाएगा। जैसे कि कोई डॉक्टर आ सकता है, कोई इंजीनियर आ सकता है, साथ में देखिए कि टीचर हैं, तो इनके पास भी तो स्किल है। तो ऐसे व्यक्ति को, या डायरेक्टर हो गया, ये सब एक्टर हो गए, ये सब आपका व्हाइट कलर जॉब के अंतर्गत आते हैं लोग। कम मेहनत करते हैं लोग, अपने स्किल दिखाते हैं लोग। उसके बाद अगर देखा जाए, तो पिंक कलर जॉब जो होता है, इसमें ज़्यादा वुमेन कार्य करता है लोग, तो इसे पिंक कलर
बोला जाता है, जैसे कि नर्सिंग का जो काम हो गया, लाइब्रेरियन का काम हो गया, रिसेप्शन का काम हो गया, जो किसी कंपनी या किसी होटल के जो काउंटर पे बैठा रहता है लोग। तो ये जो भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में महिला ज़्यादा हो, उसे पिंक कलर जॉब बोला जाता है। ग्रे कलर जॉब उसे बोला जाता है जो रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे कि कोई आपका देखिए कि नेवी से या एयरफोर्स से कोई व्यक्ति रिटायर होके आके और किसी बैंक के गेट पे खड़ा रहते हैं लोग, तो वो सब आपका ग्रे कलर हो जाएगा। कोई इंजीनियर है, उसके बाद कोई काम कर रहा है, तो वो आपका ग्रे कलर जॉब में आ जाएगा। ग्रीन कलर जॉब उसे बोला जाता है कि जहाँ पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जाता है, जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाया जाए, तो उसे ग्रीन कलर बोला जाता है। और गोल्डन कलर जॉब उसे बोला जाता है जब उच्च कौशल, जो हाई स्किल पर्सन जब काम करता है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, वो भी जैसे कि डायरेक्टर हो गया, मतलब बहुत बड़ा लेवल पे एमडी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब आपका गोल्डन कलर जॉब में आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि ये तो हम लोग देख लिए लोग पहला चैप्टर यहाँ पे, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग अर्थव्यवस्था के कार्य अगर देखेंगे लोग, कि अर्थव्यवस्था का क्या कार्य होता है? तो देखिए कि अर्थव्यवस्था का कार्य उत्पादन करना, कोई भी वस्तु है तो जब उत्पादन करेगा तभी तो वो वितरित होगा या बिकाएगा। तो उत्पादन करना है, साथ में देखिए कि वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो जैसे कि कपड़ा अगर उत्पादन हुआ है तो उसको बेचना, ये सब काम है। उपभोग करना, यानी कि जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है, जैसे हम लोग कपड़ा खरीद रहे हैं लोग, कोई सामान खरीद रहे हैं लोग, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बेच रहा है और उससे हम लोग खरीद रहे हैं लोग, तो हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं लोग। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे एक शब्द में अगर बोला जाए तो व्यापार करना, यानी कि विनिमय करना। तो ये आपका विनिमय यानी कि व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए आपको उत्पादन करना होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, फिर उपभोग करना होगा। तो ये तीनों चीज़ होगा तभी तो व्यापार हो पाएगा। अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या हैं? तो एक तो चुनौती माल, कच्चा माल का होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कपड़ा बनाना है, तो कपास अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो कपड़ा नहीं बन पाएगा। देखिए, क्या उत्पादन किया जाए मार्केट के लिए, मार्केट में क्या डिमांड है? तो अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा अगर बना दिया जाए, कपड़ा ही मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बना दिया जाए, तो व्यक्ति जितना पहनना होगा, ज़रूरत होगा, उतना ही खरीदेगा लोग। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कपड़ा का रेट गिर जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। कितना उत्पादन करना है, यही ज़रूरी है। तो उत्पादन क्या किया जाए, यानी कि मार्केट में क्या डिमांड है, कौन-सा चीज़ बेचा जा सकता है और कितना बेचा जा सकता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी ये है। जैसे कि देखिए, मार्केट में जाइएगा, तो आपको बहुत किस्म के व्यक्ति मिलेंगे, या तो देखिए कि 3 व्यक्ति को मान लीजिए, एक बहुत गरीब व्यक्ति होगा तो वो कपड़ा खरीदेगा, तो उसके पास कम पैसा होगा तो वो कपड़ा वैसे ही खरीदेगा। तो अगर मार्केट में सभी चीज़ महँगा होगा तो वो उतना नहीं खरीद पाएगा। एक साधारण व्यक्ति होगा तो कुछ उससे महँगा खरीदेगा, तो मार्केट में उसके लिए भी अलग से कपड़ा चाहिए। फिर जो धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा है, जो गोल्डन कलर जॉब कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए आपका प्रोफ़ेशनल कपड़ा होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। तो ये सब जो कपड़ा आम व्यक्ति पहन रहा है, तो वो तो नहीं पहनेगा लोग, तो उनके लिए मार्केट में चाहिए अलग से। तो ये क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, किसके उत्पादन के लिए किया जाए, यानी कि कौन उसे उपयोग कर रहा है, उसी आधार पे ये अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का, ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रकार पढ़ाया जाए कि और तरीका बोर्ड पे भी पढ़ाया जा सकता है। तो जो आप कहिएगा वैसे पढ़ाएँगे। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।